हेलो एवरीवन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 11th का रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसका अच्छा खासा वेटेज है आपके नीट एग्जाम में। 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीच बीच में मैं आपको टॉपिक जब पढ़ाऊंगी तो ये भी बताऊंगी कि कहाँ से पीवाईक्यू पास्ट ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठाए गए हैं, नीट में आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी। 1 शॉर्ट वीडियो है, कोशिश करूंगी कम टाइम में कम टाइम लेके ज़्यादा टॉपिक को आपके साथ डिस्कस कर सकूं। कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, हम जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, आपका एक टॉपिक और भी है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हम एनिमल्स की बात करते हैं। तो हम यहाँ ब्रीदिंग की बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रेट अवे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि सेल में आपका रेस्पिरेशन की क्या स्टेप्स हैं और कैसे पूरा प्रोसेस चलता है। तो बच्चे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे। कौन से हो सकते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन and anaerobic respiration। ठीक बात है। किस पे डिपेंड करता है कि सेल में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है या एनारोबिक, विद और विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक की बात करें तो विदाउट ऑक्सीजन होगा, राइट। एरोबिक की बात करें तो विद ऑक्सीजन होगा। सबस्ट्रेट आपका, मेन सबस्ट्रेट कौन सा रहता है इसमें? मेन सबस्ट्रेट आपका रहेगा ग्लूकोज प्लस आपकी ऑक्सीजन। क्या बनाएगा मिलके? सिंपलर कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज टूटेगा आपका, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है। हम विदाउट ऑक्सीजन की बात करेंगे तो आपके कंपाउंड्स बनेंगे अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी। ठीक है। तो आपके 2 प्रोसेस चलते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज आपका मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल है। इसी ग्लूकोज के टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। कहानी आपकी फर्स्ट स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या रहता है? ग्लाइकोलाइसिस। बेटा, ग्लाइकोलाइसिस में आपका मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल रहता है ग्लूकोज। और जब आप ग्लूकोज को तोड़ते हो, देखो ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। जब ग्लूकोज टूटता है स्टेप वाइज, एक साथ तोड़ दोगे तो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में बहुत सारी एनर्जी स्टोर की गई है। तो जब आप ग्लूकोज को स्टेप वाइज तोड़ोगे तो इन्हीं बॉन्ड्स में जो आपकी एनर्जी छुपी है, दैट विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ये ध्यान रखेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू में। ग्लाइकोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका रहेगा NAD, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके प्लस हाइड्रोजन भी उठाएगा साइटोप्लाज्म से, कन्वर्ट कर देगा इसे NADH में। ठीक बात है। NADH एक बहुत ही हाई एनर्जी कंपाउंड है। इसको हम बाद में इनकैश करेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक अ चेक जिसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर की हुई है, और इसको हम बाद में कैश करेंगे इन फर्दर प्रोसेस विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बच्चों। तो बेसिकली अगर तुमसे ग्लाइकोलाइसिस में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, NAD है, और हम इसका स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं। So if it is asked what is respiration, it is the catabolic process। देखो यहाँ हमने तोड़ा है, तुम्हारी किताब में एक वर्ड दिया हुआ है कि respiration is एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। तो एम्फीबॉलिक मीन्स कि बोथ कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। इसकी बात बाद में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन क्यों? क्योंकि हम एरोबिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट टू into simpler compounds, that is simpler compounds क्या बनेंगी आपकी? सिंपलर फॉर्म्स बनेंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी टू रिलीज एनर्जी। ठीक बात है। तो ग्लूकोज के तोड़ने की प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक बात है ना। ग्लूकोज जब टूटता है तो ग्लूकोज हमको पायरुविक एसिड देके जाएगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। अभी इसी की कहानी मैं आपको डिटेल में आगे बताने वाली हूँ, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसकी बात हम आगे बच्चों करने वाले हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही थी कि रेस्पिरेशन इज अ स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज व्हाट? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज हमारा मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल है, तो हम ग्लूकोज से ही कहानी शुरू करते हैं, टू रिलीज एनर्जी। ठीक बात। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में द फर्स्ट स्टेप
ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद आपकी कहानी चलेगी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको बच्चों हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। एंड देन फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान रखेंगे इन दोनों के बीच में एक स्टेप और भी होगा विच इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड ETS इज लास्टली फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ETS इज फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स हैं जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझने हैं। ग्लूकोज टूटेगा, एनर्जी बनाएगा। फॉस्फोराइलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ATP, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल NCERT की बात समझाऊंगी आपको, NCERT की पिक्चर्स उठाई है मैंने, वहीं से बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। देखो NCERT की पिक्चर है बच्चों, बिल्कुल आपकी ग्लाइकोलाइसिस की एक सबसे 2-3 बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है जिस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। पहली बात, ग्लाइकोलाइसिस इज एन EMP पाथवे, क्योंकि 3 बंदों ने साथ में मिलकर डिस्कवर किया था, एम्बेडन, मेयरहोफ, मार्टिनस, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। EMP पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस में बेसिकली एक 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप रिएक्शन है, वन आफ्टर द अदर। अभी मैं आपको बोली थी स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन है, यानी कि 10 स्टेप में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ये बिल्कुल NCERT की लाइन ली है बच्चों मैंने, डिफरेंट एंजाइम्स की भी बात करूंगी मैं आपसे। और इसमें क्या होगा? टू प्रोड्यूस पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, है ना। जब ग्लूकोज टूटेगा आपका तो आपको 2 पायरुवेट देके जाएगा, 2 पायरुविक एसिड देके जाएगा। रीजन इज ग्लूकोज तुम्हारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और तुम्हारे पायरुविक एसिड होते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली बात है जब ग्लूकोज टूटेगा तो 2 पायरुविक एसिड तुम्हें मिलेंगे, राइट। साइट क्या है इसकी? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा ग्लाइकोलाइसिस एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि तुम ऐसे बोल सकते हो कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। ऑक्सीजन मिली या नहीं मिली इस पर डिपेंड करता है पायरुविक एसिड का फेट। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाएगी, एंटर्स इनटू एरोबिक पाथवे। अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एंटर्स इनटू एनएरोबिक पाथवे, ठीक बात है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे है, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेंगे, साइटोप्लाज्म है, 10 स्टेप रिएक्शन है, ये बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। इन सभी चीजों पे, सब पे PYQs है बेटा, ठीक बात है। चलिए अब एक्चुअली प्रोसेस की बात कर लेते हैं। 10 स्टेप की जैसे बात की है तो ग्लूकोज से कहानी शुरू की हमने। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं बेटा आपका ग्लूकोज से, जो फर्स्ट 5 स्टेप होंगे ऑक्सीडेशन होगा स्टेप वाइज बेटा, यहाँ से लेके तुम्हारी यहाँ तक की कहानी जो है बेटा, इसे प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रिपरेटरी फेज। और प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, 2 ATP यूज करेगा ग्लूकोज, बाकी तुम्हें बाद में देके जाएगा ATP, लेकिन पहले 5 रिएक्शंस में तुम्हारी 2 ATP यूज होंगी। तो ग्लूकोज से तुमने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज पे तुमने फॉस्फेट लगा दिया, यानी कि तुमने 1 ATP यहाँ पे यूज कर ली। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए तुम्हें एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अगेन PYQ इस पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे तुम हेक्सोकाइनेज को क्या चाहिए होगा? हेक्सोकाइनेज को चाहिए होगा मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस इज एक्चुअली द को-फैक्टर टू द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। तो ग्लूकोज से तुम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाओगे, 1 ATP चाहिए, हेक्सोकाइनेज एंजाइम चाहिए, प्लस मैग्नीशियम आयन चाहिए, एंड दिस इज PYQ तुमसे पूछा हुआ है, ठीक है। फिर तुमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, सिंपल उसी का आइसोमर है तो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तुमने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाया, यानी कि तुमने 1 ATP और यूज कर ली। पहले सिर्फ 1 फॉस्फेट था 6 कार्बन पे, अब 2 फॉस्फेट मिल गए तुम्हें 1 और 6 दोनों कार्बन पे, ठीक है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से तुमने फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट बना दिया। यहाँ पे तुम कौन सा एंजाइम यूज करोगे? फोस्फो फ्रक्टो
काइनेज, ठीक है। फिर फॉस्फोफ्रक्टोज से तुम्हारे अब 6 कार्बन कंपाउंड है बेटा। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी बात याद रखनी है, ये तुम्हारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा। तुम्हारा क्या बनेगा, एक बनेगा PgAl यानी कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि तुम्हारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। एक बनेगा तुम्हारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि ऑल्सो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों ना आइसोमर है, ये तुम्हारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी वापस PgAl में कन्वर्ट होके आगे की साइकिल में एंटर कर जाएगा। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है, ये हम एक साइकिल दिखा रहे हैं। देखो तुम हर स्टेप में 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों लिखा है, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस तुम्हारे 2 बारी चलेंगे। पहले इस पे चलेंगे, वापस फिर ये इस पे कन्वर्ट होगा, तो सारे रिएक्शंस तुम्हारे 2 बारी चलेंगे। इसलिए हर रिएक्शन के आगे, हर कंपाउंड के आगे तुम्हारा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब तुमने क्या किया, PgAl, इसको शॉर्ट में तुम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl बोल सकते हो, ये तुम्हारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा। अभी अगर तुम्हें याद है तो ये बिल्कुल रिवर्स ऑफ, अगर तुम पढ़े हो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल वही रिवर्स की बात हो रही है। वहाँ पे तुम PGA बनाते हो, उससे PGAl बनाते हो। यहाँ पे तुम PGAl बना रहे हो, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड बना रहे हो, और उसको तुम किस में कन्वर्ट करोगे, एसिड में कन्वर्ट करोगे, यानी कि PGA में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और जब तुम्हारा एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन यूज करके, एनर्जी यूज करके तुम्हारा NAD गेट्स कन्वर्ट इनटू NADH। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कई बार पूछा है कि कौन सी स्टेप में तुम्हारा NADH बनता है, ठीक है। ये तुम्हारा एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, राइट, और ये तुम्हें एनर्जी बाद में ETS में एनर्जी देके जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा एक NADH तुमने यहाँ पे बना लिया। अब तुम्हारा एक NADH बना है क्योंकि तुम अभी एक साइकिल चला रहे हो, ये साइकिल दोबारा चलेगी, यानी कि तुम्हारे 2 NADH बन जाएंगे। बेटा इसका ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुमसे पूछा जाता है कि कितनी ATP सबस्ट्रेट लेवल पे बनेगी, कितनी ATP तुम्हारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लेवल पे बनेगी। इसकी बात बच्चे करेंगे अभी, ठीक है। तो तुम्हारा एक NADH यहाँ बन गया, फिर तुम्हारा क्या हुआ, ये PgAl किस में टूट गया, कन्वर्ट हो गया, PGA में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब ये तुम्हारा यहाँ से एक फॉस्फेट भी उठाता है, ये साइटोप्लाज्म से, ये किताब में बात नहीं दी है, बट फॉस्फेट उठाएगा साइटोप्लाज्म से, एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि 1,3 बाय PGA, ठीक है। फिर क्या होगा, तुम्हारा ये 1,3 बाय PGA रह जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि एक फॉस्फेट इसने दे दिया, एंड वही फॉस्फेट को उठा के ADP गेट्स कन्वर्ट इनटू ATP, यानी कि तुम्हारी पहली ATP सिंथेसाइज यहां पर हो गई बच्चों, ठीक है। दिस इज योर 1 ATP सिंथेसिस ओवर हियर। तो ये तुम्हारी पहली ATP यहाँ पे सिंथेसिस हुई। फिर क्या होगा, तुम्हारा 3 PGA कन्वर्ट्स इनटू 2 PGA। कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पे जो है इसका आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। पहले तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट था, अब दूसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, राइट। फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 2 PGA विल कन्वर्ट इनटू 3 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हुआ है, तुम्हें ध्यान रखना है। और यहाँ पे तुम्हारा एंजाइम कौन सा यूज होगा, इनोलेज, क्वेश्चन आया है इस पे भी बच्चे, ठीक है। इनोलेज एंजाइम यूज होगा। फिर तुम्हारा क्या बन गया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से तुमने क्या किया, पायरुविक एसिड बना दिया, यानी कि एक फॉस्फेट तुमने और निकाल दिया, दूसरी ATP तुम्हारी यहाँ पे बन गई। यानी कि तुम देख रहे हो, तुमने 2 ATP बनाई और तुम पायरुविक एसिड तुमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कौन सा एंजाइम यूज होगा, पायरुवेट काइनेज, ठीक है। तो एंजाइम्स का नाम भी याद रखेंगे बच्चों, इट कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। तो ये तुमको याद रखनी है कि कितनी ATP तुमने नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट 5 स्टेप में सिंथेसिस की। बेटा ये तुम्हारा पे ऑफ फेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे तुमने ATPs बना ली। अब देखो तुम 2 ATP बनाए हो, यहाँ पे ATP के फॉर्म में ATP बनाए हो, ठीक है। तो ये 2 ATP जो तुम्हारी बनी, इसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि सबस्ट्रेट क्या है तुम्हारा, ग्लूकोज, और यहीं पे तुम ATP बना रहे हो। सो दिस इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। लेकिन तुम्हारी जो NADH, ये बाद में ETS में जो तुम्हारा ATP देके जाएगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ध्यान रखेंगे बात को, अगर तुमसे पूछा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दोनों में ही डिफरेंट बात है, अभी डिस्कस करेंगे जब हम इसकी बैलेंस शीट की बात करेंगे। अभी इतना याद रखो, जो ATP के फॉर्म में यहीं पे ATP बना रहे हो, उसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सो दीज आर 10 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में तुमने 2 ATP दी, जिसको हम प्रिपरेटरी फेज बोले,
ग्लूकोज ने यूज किया 2 एटीपी, लास्ट 5 स्टेप्स में 2 एटीपी एक साइकिल में बनी, यानी कि तुम्हारी 2 साइकिल चलेंगी तो 4 एटीपी तुमने बना ली। बेटा बैलेंस शीट मैंने यहाँ डाली है, देखो ध्यान से देखेंगे सब। एटीपी फॉर्म्ड 4 एटीपी, 4 एटीपी क्यों, 2 बनी है ना तुम्हारी यहाँ पे, ये साइकिल दोबारा चलेगी यानी कि 4 एटीपी हो गई। यूज्ड अप 2 एटीपी, यहाँ तुमने 2 एटीपी यूज कर ली, तो यहाँ पे तुम्हारी टोटल एटीपी कितनी बनी, 2 एटीपी। तो ये वाली जो तुम्हारी एटीपी बनी इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखेंगे, राइट। फिर तुम्हारा एक NADH एक साइकिल में बना है ना, और इस ये एक NADH एक साइकिल में यानी कि तुम्हारा 2 साइकिल में 2 NADH बना। यहाँ पे तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज फैक्ट, 1 NADH तुमको 3 ATP देके जाता है, 1 NADPH तुम्हें 3 ATP देके जाता है बेटा, जब तुम ETS में इसको यूज करते हो। जब ETS में ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा व्हेन इट कम्स डाउन द ग्रेडियंट लेवल इट रिलीजेस एनर्जी, तो उसकी एनर्जी को यूज करके आपका प्रोटॉन पंप बनता है। वी नो दैट प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स से, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स पहुंच जाते हैं, तो आपका वही प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटता है तो आपकी एटीपी सिंथेसिस होती है, एंड 1 NADH गिव्स 3 ATPs। तो यहाँ पर 2 NADH बने, तो 2 NADH मीन्स आपकी कितनी एटीपी बन गई, 6 ATP बन गई। ये आपकी कौन सी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बात। टोटल कितनी एटीपीज हो गई, इन दोनों को कैलकुलेट करके तुम्हारी 8 एटीपी हो गई। तो तुमसे क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, अगर सबस्ट्रेट लेवल पे पूछा है 2 एटीपी, टोटल एटीपी 8 एटीपी। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें, दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि तुम्हारी किताब में इस तरह से बात दी हुई है। तुम्हें सारी कहानी याद रखनी है, मैक्सिमम टाइम्स इस पे हर जगह से बेटा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस से हमने क्या किया, 2 पायरुवेट बनाए, राइट। अब देखो 2 पायरुवेट जो बने, पायरुवेट का मैं आपको बताई थी कि पायरुवेट का फेट किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन मिलेगी एंटर्स इनटू एरोबिक पाथवे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो फर्मेंटेशन में कूद गया, एनएरोबिकली आगे बात चलेगी। ठीक है, तो अब लेकिन पायरुवेट डायरेक्टली, हम बात किए थे ना ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब साइकिल चलेगी, पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब साइकिल में नहीं एंटर करता। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया है, राइट, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट तुम्हारा बना कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। सो दिस पायरुवेट विल एंटर इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन इट विल नॉट एंटर इनटू क्रेब साइकिल। एक छोटा सा रिएक्शन चलेगा जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल। उस रिएक्शन में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन कंपाउंड में। पायरुवेट क्या है तुम्हारा, 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, विच इज एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। देखो वही रिएक्शन की हम बात की है यहाँ पे, पायरुवेट तुम्हारा बना, ठीक है, पायरुविक एसिड बना तुम्हारा, 3 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलाइसिस में। पायरुवेट से क्या हुआ, पायरुवेट कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 2 कार्बन कंपाउंड एसीटेट, एंड दिस विल देन यूजिंग कोएंजाइम ए कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, है ना। तो तुम्हारा 1 कार्बन रिलीज हो गया यहाँ पे, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब क्योंकि हम ये एरोबिक पाथवे की बात कर रहे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। 3 कार्बन कंपाउंड में तुम्हारा 2 कार्बन कंपाउंड रह गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए, 1 कार्बन रिलीज हो गया। तो तुमसे पूछते हैं ये बात कि कितना कार्बन रिलीज हुआ, कहाँ कहाँ पर कार्बन रिलीज हुआ, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या है कि टू ब्रेक डाउन स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इनटू सिंपलर फॉर्म्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू रिलीज एनर्जी। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड तुमने यहाँ रिलीज कर दी, यहाँ पे तुम्हारा 3 कार्बन से 2 कार्बन रह गया, है ना। तो देखो यही हमने लिखा है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। अब यहाँ पर भी एक NAD विल गेट्स कन्वर्ट इनटू NADH2, है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। यहाँ पे तुमको कौन से एंजाइम्स तुम यूज किए हो वो तुम्हें याद रखने हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस प्लस मैग्नीशियम आइंस। बेटा आपकी किताब में सब बात दी हुई है ये कि जब पायरुवेट तुम्हारा 3 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में टूटेगा, 1 कार्बन रिलीज होगा, 1 NADH2 बनेगा, रिक्वायरमेंट क्या होगी, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस प्लस मैग्नीशियम आइंस।
ठीक है। सो ये रिएक्शन क्या है, एक लिंक रिएक्शन है। पायरुवेट कभी भी डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के क्रेब साइकिल में एंटर नहीं करता। पायरुवेट एंटर कर जाएगा यहाँ पर, बट देन दिस पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम विच इज 2 कार्बन, क्योंकि क्रेब साइकिल को स्टार्ट करने के लिए 2 कार्बन मॉलिक्यूल चाहिए, 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए विच इज एसिटाइल कोएंजाइम। इस पूरे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। देखो किताब की लाइंस लिए मैंने, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो 2 पायरुवेट बने थे ना, तो हमने एक NADH बनाया एक पायरुवेट से, यानी कि आपके 2 पायरुवेट से 2 NADH बनेंगे। तो वही बात दी है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर, ठीक है। The acetyl coenzyme then enters into a cyclic pathway जिसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल बोलते हैं। अब तुम्हारा यही एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ एंटर कर जाएगा, क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। देखो दिस इज लिंक रिएक्शन और ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक बात। चलिए अब देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम क्या धूम मचाता है, कैसे क्रेब साइकिल में एंटर करके कैसे कहानी आगे चलेगी। बेटा दिस इज अ कंप्लीट डायग्राम, कंप्लीट साइकिल ऑफ क्रेब साइकिल, जिसमें तुमको पता चलेगा कि एसिटाइल कोएंजाइम एंटर किया तो तुम्हारे फर्दर कौन कौन से कंपाउंड बने। अब देखो ये इस साइकिल के कई सारे नाम हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब साइकिल, है ना। फिर तुम्हारा इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इस पिक्चर को समझाती जाऊंगी, बाद में एक निमोनिक भी बताऊंगी, क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चंस आए तुम्हारे PYQs के, कहाँ से हैं उससे भी डिस्कस करेंगे। पायरुवेट तुम्हारा एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, एक NADH बन गया, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक साइकिल की बात कर रहे हैं। ये सेम साइकिल तुम्हारी 2 बारी चलेगी, तब तुम्हारा पूरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है। इधर देखेंगे पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम को क्या मिला, ऑक्सलो एसिटिक एसिड मिला, यानी कि OAA। बेटा OAA तुम्हारा क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड है। OAA इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिट्रेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि द फर्स्ट कार्बन कंपाउंड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस साइकिल इज सिट्रिक एसिड साइकिल, हेंस द नेम गिवन इज द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड इज सिट्रिक एसिड, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ सिट्रेट से क्या बन गया, आइसोसिट्रेट बन गया, यानी कि इसी का आइसोमर है, तो आइसोसिट्रिक एसिड। अब देखो तुम किताब का अगर डायग्राम देखोगे ना, तो सिट्रिक के बाद डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटारेट दिया हुआ है, लेकिन अगर तुम थ्योरेटिकल पार्ट में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें बताया गया है कि सिट्रिक एसिड के बाद पहले आइसोसिट्रिक एसिड बनता है, फिर तुम्हारा अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हुआ, एकोनिटेज। किताब में बात नहीं दी है, तुम याद रख लेना, इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। फिर तुम्हारा आइसोसिट्रेट के बाद क्या बनेगा, ये तुम्हारा कौन सा कंपाउंड है ये भी ध्यान रखेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड है ना। 4 कार्बन तुमने यहाँ से लिए, 2 कार्बन तुम्हें यहाँ से मिले, तो तुम्हारा क्या बन गया, 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रेट से तुमने आइसोसिट्रेट बनाया, फिर आइसोसिट्रेट से तुमने क्या बनाया, अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज 5 कार्बन, विच इज तुम्हारा 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखनी है, एक तो एंजाइम याद रखना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज हुआ और तुम्हारा अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया विच इज 5 कार्बन। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कितनी बार तुमने NADH बनाया, FADH बनाया, कहाँ बनाया, और कितनी बार तुम्हारी ATP बनी, ठीक है। तो तुम कैसे याद रखोगे, तुम्हारा ये 6 कार्बन था, 5 कार्बन में 1 कार्बन निकल गया यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, भाई वही तो हमें निकालनी है, रेस्पिरेशन का मतलब ही है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, है ना। तो हमने 6 कार्बन से 5 कार्बन बनाया, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई 1 कार्बन के फॉर्म में, और यहीं पे तुम्हारा क्या हुआ, NAD+ गेट्स कन्वर्ट इनटू NADH2। NAD+ किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में कन्वर्ट हो गया, यानी कि तुमने एक NADH यहाँ पर बना लिया। क्या बना लिया तुमने, एक NADH बना लिया, पहला NADH। ये हम काउंट करते हुए चलेंगे, तभी तो तुम कैलकुलेट करोगे कि तुम्हारी कितनी ATP सिंथेसिस हुई है ड्यूरिंग दी प्रोसेस, ठीक बात है। फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया तुम्हारे सक्सेनाइल कोएंजाइम में। अब देखो ये तुम्हारा 5 कार्बन था, ये तुम्हारा क्या रह गया, 4 कार्बन, यानी कि फिर तुम एक कार्बन निकाल दोगे, तुमने फिर कार्बन निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक बात है। अब यहाँ पे तुमने कोएंजाइम यूज किया है, कोएंजाइम ले लिया, फिर यहाँ पे भी तुमने एक NADH बना दी। कैसे याद रखोगे? कीटो के ऊपर भी धुआं, कीटो के नीचे भी धुआं, ऊपर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऐसे तुम्हें याद हो जाएगा कि पहले तुमने 6 से 5 कार्बन बनाए, 5 से 4 कार्बन बनाए, यानी कि तुमने 2 बारी कार्बन रिलीज किया, तो 2 बार तुम्हारा डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। बेटा PYQ है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्यूरिंग क्रेब साइकिल कितनी बारी डी कार्बोक्सिलेशन होता है? 2 बारी। कहां पर? कीटो के ऊपर, कीटो के नीचे। ठीक है। सिमिलरली कीटो के ऊपर ही तुम्हारा एक NADH, कीटो के नीचे ही तुम्हारा दूसरा NADH। ये देखो, तुम्हारा कीटो के नीचे ही तुम्हारा दूसरा NADH बनाए। सी, कीटो के नीचे ही तुम्हारा दूसरा NADH। तो ऐसे याद हो जाएगा, कीटो के ऊपर एक कार्बन, कीटो के नीचे एक कार्बन, कीटो के ऊपर एक NADH, कीटो के नीचे एक NADH। इस तरह से तुमने 2 NADH बचे यहाँ पे बना लिए। एंड एंजाइम कौन सा यूज हुआ? अल्फा कीटोग्लिसरेट डिहाइड्रोजनेस। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तुम्हें सक्सिनाइल कोएंजाइम गेट्स कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। यहाँ भी तुम्हें बात याद रखनी है। कोएंजाइम तुमने निकाल दिया, यहाँ पे तुमने GTP बना ली। GDP IP से फॉस्फेट उठा के GTP बना लेता है, एंड दिस GTP इज एक्चुअली वर्थ 1 ATP। 1 GTP वर्थ 1 ATP। इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, क्योंकि ये ATP तुम्हें यहीं पर मिल गई। NADH से तुम्हारी जो ATP बनेगी बाद में, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये अगर तुमसे पूछा जाएगा कि क्रेब साइकिल के वक्त तुम कितनी ATP बना रहे हो, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन चल रहा है, एक साइकिल में 1 ATP, 2 साइकिल में 2 ATP, टोटल ATPs 2। तुम्हें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तुमसे अगर पूछा है कि कितना बना रहे हो क्रेब साइकिल में, 2 ATP ईच क्रेब साइकिल में पूछा है, तो तुम क्या आंसर करोगे बेटा? 1 ATP। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हुए तुम्हें इसका आंसर करना है। फिर तुमने क्या किया? सक्सिनाइल कोएंजाइम से तुमने सक्सिनेट बनाया। नाउ सक्सिनेट से तुमने क्या बनाया? फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरेट। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात याद रखनी है बच्चे कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज होगा सक्सिनेट से फ्यूमेरिक एसिड बनाने में। दिस इज द ओनली एंजाइम विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन। आपकी ये साइकिल कहाँ चल रही है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। तो आपका सारा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है? जितना भी एंजाइम की हम बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लीविंग दिस एंजाइम, दिस इज द ओनली वन विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा ये PYQ है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। ठीक है। और कैसे याद रखोगे? जब फ्यूमेरेट बना तभी तुम्हारा FADH2 बन गया। F फॉर फ्यूमेरेट, FADH। ठीक है। तो यहाँ पे FAD किस में कन्वर्ट हो गया? FADH2। बेटा ये भी एक एनर्जी कंपाउंड है, हाई एनर्जी कंपाउंड। 1 FADH2 तुम्हें 2 ATP देके जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? FAD कहाँ बना? जहाँ तुमने फ्यूमेरेट बनाया। जब तुमने फ्यूमेरेट बनाया, फ्यूमेरिक एसिड बनाया, तभी तुमने FADH2 बनाया। ठीक है। तो फ्यूमेरिक एसिड से तुमने क्या बना दिया? मैलिक एसिड बना दिया यूजिंग एंजाइम फ्यूमेरेज, है ना। और मैलिक एसिड सिंथेटेज ये भी बोल सकते हो। यहाँ पे तुम्हें एक वाटर मॉलिक्यूल की, तुम ये इक्वेशन मैंने बेटा किताब से उठाई है ये बताने के लिए कि क्या रिक्वायर्ड था, फिर क्या बन के आया, और साइकिल कहाँ चल रही है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। तो तुमने क्या किया? मैलेट से फिर ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। साइकिल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहानी वापस रिपीट होगी। क्रेब साइकिल, ऑक्सिलो एसिटेट बन भी रहा है, ऑक्सिलो एसिड तुम्हारा यूज भी हो रहा है। तो तुमने ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना दिया, यानी कि तुमने वापस 4 कार्बन। ये सारे तुम्हारे कितने बेटा? ये सारे 4 कार्बन है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? मैलेट डिहाइड्रोजनेस। लास्ट स्टेप में भी तुम्हारा एक क्या बन गया? NADH बन गया। दिस इज 3rd NADH। 3 बना चुके हो तुम, एक कीटो के ऊपर, एक कीटो के नीचे, और एक बिल्कुल लास्ट स्टेप में जब तुम OAA बनाते हो, मैलिक एसिड को ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हो, तो बिल्कुल लास्ट स्टेप में। ऐसे याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। 3 NADH बने, 1 कीटो के ऊपर, 1 कीटो के नीचे, एक बिल्कुल लास्ट स्टेप में। 2 बारी डी कार्बोक्सिलेशन हुआ, 1 कीटो के ऊपर, 1 कीटो के नीचे, क्योंकि तुमने 4 कार्बन के बाद तुम्हारा कोई कार्बन रिलीज ही नहीं हुआ। तो सारे तुम्हारे कंपाउंड्स कैसे हैं? सारे सब 4 कार्बन कंपाउंड है। दीज आर ऑल 4 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है बच्चे। तुमने वापस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना दिया, वापस उसको एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा, एंड द साइकिल रिपीट्स। तो बेटा ये हमारी एक साइकिल हुई है एक पायरुवेट पे। सिमिलरली दूसरी साइकिल चलेगी दूसरे पायरुवेट पे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी बैलेंस शीट क्या है, कितना ATP हमें आपकी क्रेब साइकिल देके जाएगी। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है क्रेब साइकिल के बारे में।
एक के याद रखोगे बात, इसका साइट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसका सारा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, लीविंग सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो इसमें आ जाते हैं, तुम समझ पाओगे अच्छे से। पायरुविक एसिड से कहानी शुरू कर रहे हैं हम, ये क्रेब्स साइकिल है, ये वाला तुम्हारा रिएक्शन जो है यहाँ से कहानी ली है पूरी। पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD, 4 NAD तुमने कैसे लिए, एक तुमने यहाँ लिया है ना, दूसरा यहाँ लिया, तीसरा यहाँ लिया, चौथा तुमने यहाँ लिया। इसको इन्होंने पायरुवेट से कहानी स्टार्ट की है। हम क्रेब साइकिल में 3 NADH बनाए हैं, लेकिन अगर तुम पायरुवेट से करोगे तो तुम्हारे 4 NAD बनेंगे, NAD यूज होंगे टू सिंथेसिस NADH, है ना। तो पायरुविक एसिड 4 NAD 1 FAD, ये देखो तुम्हारा 1 FAD यूज हुआ है ना। देन तुम्हारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी यूज हुए, कहाँ कहाँ, जब फ्यूमारेट से तुमने मैलेट बनाया और जब तुमने ऑक्सिलो एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम को यूज करके सिट्रिक एसिड बनाया। किताब में ये बात नहीं दी है, किताब में सीधे यहाँ पे बात दी है, तुमसे पूछा जा सकता है पानी तुम कहाँ यूज कर रहे हो, व्हेन सिट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड एंड व्हेन तुम्हारा फ्यूमारेट से मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड। ठीक है, फिर तुमने क्या किया, एक तुमने एडीपी और एडीपी प्लस आईपी को कंबाइन करके जीटीपी बनाई। बेटा ये बात ना जीटीपी की दी हुई है, एंड 1 GTP वर्थ इज इक्वल टू 1 ATP, ये बात मैं तुम्हें बताई हूँ अभी। तुमने यही सारी चीजें यूज करी, क्या हुआ तुम्हारा 3 बार डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। देखो सिर्फ क्रेब साइकिल की बात करेंगे तो 2 बारी डी कार्बोक्सिलेशन होगा, हुआ ना 2 बारी डी कार्बोक्सिलेशन तुम्हारा, लेकिन यहाँ पायरुवेट से बात की गई है तो इन्होंने बोल दिया 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। कितना हुआ, 3 क्रेब साइकिल में, एक पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, 4 तुम्हारा NADH प्लस 4H बन गया, एक तुम्हारा क्या बन गया, FAD बन गया तुम्हारा। यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बन रहा है FAD, और ये ATP क्यों लिखा है, क्योंकि एक GTP से तुम्हारा एक ATP बनता है बच्चों। तो आई गेस ये इक्वेशन तुम्हें समझ आ रही होगी कि कैसे तुम्हारी ये इक्वेशन किस तरह से कैलकुलेट करके बताई गई है। ड्यूरिंग क्रेब साइकिल ये सारी कहानी चलेगी तुम्हारी 3 बार क्रेब साइकिल अगर हम पायरुवेट से उठा के चलेंगे तब ये तुम्हारी सारी कहानी चलेगी। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से तुमने जो है क्रेब साइकिल में पायरुवेट लेके दिस इज द वे द पायरुवेट विल ब्रेक डाउन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की। तुमने क्रेब साइकिल के ड्यूरिंग कितनी एटीपी बनाई सबस्ट्रेट लेवल पे, एंड कितनी तुमको बाद में एटीपी मिलेगी फ्रॉम NADH एंड FADH, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी बैलेंस शीट की। ओके चलो बैलेंस शीट की बात करेंगे। बिफोर दैट, अब तुम्हारा जो ये NADH और FADH बना है ना, तुम्हारा इसमें NADH FADH बना, तो ये कहाँ जाएगा उसकी बात करेंगे हम। इफ़ यू रिमेंबर मैंने उसकी बात लिखी थी तुम्हारी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बेटा यहाँ पे तुम्हें ये याद रखनी है बात कि बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगर तुमसे डेफिनेशन पूछा जाए, तुम्हारे स्कूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए, तो बेसिकली ये तुम्हारा बिल्कुल किताब का डायग्राम है, पेज नंबर 160 पे दे रखा है, अपडेटेड NCERT के हिसाब से देखना उसको। You know, this consists of different protein molecules. इसमें तुम्हारे जितने भी ये दिए हुए ना कहानी, these are all protein molecules which act as electron acceptor and electron donor, with the help of which a proton gradient is created. And when this proton gradient is broken down, then ATP is synthesis. समझ आ रही है बात कि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस, वो कॉम्प्लेक्सेस में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, पास इट ऑन टू दी अनदर वन, और जैसे जैसे पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन द ग्रेडियंट लेवल, रिलीजेस एनर्जी। वही एनर्जी को यूज करके ये कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में डाल देते हैं। और जब यही ग्रेडियंट बन जाता है, हमें मालूम है ये बात कि आयंस एंड मॉलिक्यूल्स when they move towards their from higher concentration to their lower concentration, और जब ये टूट के हायर से लोअर में जाते हैं तभी हम ATP बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम बात कर लेते हैं। यही पूरी कहानी तुम्हारी इसमें दी हुई है जो मैं तुम्हें 2 लाइन में समझा दी बच्चे, ध्यान से देखेंगे इसको। इधर देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनाया है। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना। हमें पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया हमारा इस तरह से कुछ डबल मेम्ब्रेन होता है ना। तो तुम्हारी ये जो इनर मेम्ब्रेन है, ये तुम्हारी ये कहानी बनी हुई है।
ठीक है, और ये तुम्हारा मैट्रिक्स हो गया, यानी कि ये तुम्हारी अंदर की बात की गई है, मैट्रिक्स की बात की गई है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, तो ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा, ये तुम्हारी हो गई आउटर मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बात? तो ये तुम्हारी आउटर मेम्ब्रेन हो गई। नाउ दिस इज because this is outer membrane, this is inner membrane, तो between the two is the intermembrane space। तो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनता है ड्यूरिंग ईटीएस, कहाँ बनेगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पे। एक तो तुम्हें ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात तुमसे पूछते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कितने हैं इसमें, सो देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस। देखो मैंने यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्सेस डाले हैं बच्चों, कि देयर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। तुम्हें इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखने, क्वेश्चंस आते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, विच आर दी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तुम्हें उनके नाम याद रखने हैं। तो नाम हम ये भी याद कर लेंगे, पहले हम देखिए प्रोसेस कैसे चलता है। ठीक बात है, तुम वहाँ पे क्या किए थे, NADH बनाए थे और FADH बनाए थे, ठीक है। होता क्या है, यू नो दीज आर 5 कॉम्प्लेक्सेस। अब तुम देखो तुम्हारी किताब में सारी बात दी हुई है, 1 के बाद सेकंड ने दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स, 1 के बाद थर्ड कॉम्प्लेक्स दिया है, उसका रीजन है 1 के बाद थर्ड दिया है, फिर थर्ड के बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ना। तो होता क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है तुम्हारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तुम जो NADH बनाए हो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा NAD प्लस में विद यूजिंग दिस एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन गिव्स ऑफ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एंटर कर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि प्रेजेंट है तुम्हारी इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे these are what, these are the proton molecules which accept the electron and pass on to the other one, they keep on passing from one to the other, है ना। जैसे जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन द ग्रेडियंट लेवल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट्स एंड पास इट ऑन टू द अदर वन। वहीं पर भी वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसी एनर्जी को यूज करके तुम्हारा प्रोटॉन कहाँ पंप हो जाता है, फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो अब तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद ये रखना है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है तुम्हारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा तुम्हारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन से प्रेजेंट है, FMN, FES, आयरन सल्फाइड एंड FMN, ठीक है। फर्स्ट ने किसको दिया, थर्ड को दिया, थ्रू विच प्रोटीन कैरियर, विच इलेक्ट्रॉन कैरियर, विच इज अ प्रोटीन यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन जब इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसका रिडक्शन हो जाएगा यूबिक्विनॉल में। तुम्हारी किताब में बात है, रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को हम यूबिक्विनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ने किसको दिया, कहाँ गया इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, वहां से FES, FES से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कहाँ गया, थर्ड पे गया, सेकंड पे नहीं जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स दोनों ही थर्ड को देते हैं, इसलिए थर्ड बीच में बना है और सेकंड बाद में बना है, ये एक रीजन है बेटा, ठीक है। तो कहाँ गया तुम्हारा, थर्ड पे गया। सेकंड ने भी सेकंड पे क्या प्रेजेंट है, इफ यू रिमेंबर, अभी मैं क्रेब साइकिल समझाई थी तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बताया था कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज तुम्हारा जो एंजाइम है, दिस इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन, है ना। तो तुम्हारा ये क्या करेगा, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर रहा है, प्लस अब तुम्हारा जब ये यहाँ यहीं पर ही FADH से क्या हुआ था, FADH2 बना था, तो FADH2 वापस FAD में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, आयरन सल्फर को दे देगा, सल्फाइड को दे देगा, जो कि फिर यूबिक्विनोन को देगा। यूबिक्विनोन रिड्यूस होके यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होगा और ये वापस थर्ड को दे देगा इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात, फर्स्ट से भी थर्ड में गया, सेकंड से भी थर्ड में गया, इसलिए थर्ड को बीच में डाला हुआ है। फर्स्ट और सेकंड कोई भी इंटरकनेक्टेड नहीं है आपस में, फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, सेकंड से भी थर्ड में जाएगा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस भी याद रखने हमें, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या था तुम्हारा, NADH डिहाइड्रोजिनेज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या थे, FMN, आयरन सल्फाइड। सेकंड तुम्हारा क्या है, FAD एंड आयरन सल्फाइड विच इज सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये दोनों ने किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है तुम्हारा, BC1। कॉम्प्लेक्स तुम्हारा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटो याद रखना है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C किससे बना है, साइटोक्रोम BC1 से,
है ना। देखो यहाँ डाला है मैंने साइटोक्रोम BC1 थ्रू C। क्लियर है बात। थर्ड से कहाँ जाएगा, डायरेक्ट फोर्थ में जाएगा, थ्रू अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मूव करता है जो, विच इज साइटोक्रोम C, विच इज साइटोक्रोम C। देखो यहां से जा रहा है ना थर्ड, ये कहाँ प्रेजेंट है साइटोक्रोम C, तुम्हें ध्यान रखना है, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। You have to remember this. It has been asked in PYQ. On the outer surface of the inner membrane. And cytochrome C is a mobile electron carrier. थर्ड से वो कहाँ पे लेके जाएगा, सीधे फोर्थ पे लेके जाएगा। ठीक है, फोर्थ किसका बना है, साइटोक्रोम A1 and 3। ठीक है, देखो दिख रहा है तुम्हें, कॉपर कंटेनिंग है A1 and A3। ठीक बात है। देन तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन लेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स एंड क्या बना देगा, पानी बना देगा, वाटर बना देगा। हमें पता है रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग वाटर भी रिलीज होता है। समझ आ रही है बात। तो फर्स्ट और सेकंड ने किसको दिया, थर्ड को, थर्ड से कहाँ गया, फोर्थ पे, फोर्थ ने किसको दिया, ऑक्सीजन को। तुमसे पूछा जाता है यहाँ पे कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है तुम्हारा, दिस इज ऑक्सीजन। इन रेस्पिरेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, राइट। और अगर तुमसे पूछा जाएगा कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कौन है, तुम बोलोगे साइटोक्रोम A1 A3। ठीक है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइटोक्रोम A1 A3। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को मैट्रिक्स में गिव अप कर दिया थ्रू दी complexes cytochrome A1 A3 which is known as cytochrome C oxidase complex 4। ठीक बात है। तो अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, जितनी बार भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो यही तुम्हारे कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, प्रोटॉन तुम्हारे, अ पेयर ऑफ प्रोटॉन इज बीइंग पम्प्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो तुम्हें ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 पे तुम्हारे प्रोटॉन जो होंगे पंप होंगे फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। पूछा जाता है तुमसे कि कहाँ कहाँ पे कौन से कॉम्प्लेक्सेस में प्रोटॉन पंप होते हैं फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज 1, 3 एंड तुम्हारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बेटा एक चीज और याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 to कॉम्प्लेक्स 4 की अगर हम बात करें, सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक तुम्हारा फाइनल इलेक्ट्रॉन, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट हो गया बाय द ऑक्सीजन, उसने हाइड्रोजन मैट्रिक्स से उठाया और पानी को बना दिया। अब क्या होगा, तुम्हारा ये एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये जब यहाँ पे तुम इतने सारे प्रोटॉन इकट्ठे कर लोगे, इफ़ यू रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट की कहानी, क्लोरोप्लास्ट में भी तुम्हारी एटीपी सिंथेसिस होती है, जहाँ पे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि लाइट की हेल्प से हो रहा है। तो वहाँ पे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट किस में बनाते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड्स, है ना। जब चीज़ बहुत ज़्यादा एक जगह कहीं इकट्ठी हो जाती है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तुम दरवाज़ा तोड़ के थोड़ी ना निकलोगे, एक प्रॉपर चैनल से निकलोगे। तो वहाँ पे चैनल क्या थे तुम्हारे, FOF1 पार्टिकल। सेम इज द केस हियर, कॉम्प्लेक्स 5 अब यूज़ होगा। ये तुम्हारा जो प्रोटॉन इकट्ठा हुआ है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, मैट्रिक्स में वापस कैसे जाएगा, फ्रॉम दी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू कॉम्प्लेक्स 5। तो इसीलिए हम अब नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो बेटा ध्यान रखना है तुम्हारा कि अगर तुमसे ETS में कॉम्प्लेक्सेस पूछे जाएंगे तो दीज 4 कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व, है ना। लेकिन अगर तुमसे ऑक्सीडेटिव की बात करेंगे तो सारे कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ जा रहा है तभी तो तुम्हारे प्रोटॉन पंप हो रहे हैं फ्रॉम दी मैट्रिक्स टू दी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को तोड़ के तुम ATP बनाओगे थ्रू दीज चैनल्स, है ना, FOF1 पार्टिकल। तो इसलिए हम जब हम पांचों कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं तो हम कौन से प्रोसेस की बात करेंगे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कहानी हम इसी की पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से तुम्हारा प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा, फिर कैसे तुम एनर्जी को सिंथेसिस करोगे, ATP बनाओगे। ओके, तो बेटा ये कॉम्प्लेक्सेस तुम्हें नाम याद रखने हैं। तुम अगर PYQs किए हो तुम्हें कई बारी क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्लेक्सेस के नाम के।
these are electron carrier which are nothing but the proton molecules which accepts electron and pass it on to the other one, and when the electron comes down the gradient level, so using that energy the proton is pumped from the matrix to the intermembrane space. That is why a proton gradient is created, and when this proton gradient is broken down, then energy synthesis through complex 5, that is FOF1 particle. बेटा यही सारी बात क्या है? This is oxidative phosphorylation, है ना? किताब का डायग्राम है अगेन पेज नंबर 161 अपडेटेड एनसीईआरटी. तो फोस्फोराइलेशन क्या है बच्चों? फोस्फोराइलेशन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, है ना? ऑक्सीडेटिव क्यों बोले हो? ऑक्सीडेटिव इसलिए बोले हो क्योंकि एरोबिक पाथवे है. वहां तुम क्या बोले थे फोटोसिंथेसिस में? फोटोफोस्फोराइलेशन, क्योंकि तुमने लाइट एनर्जी यूज की थी एटीपी को बनाने में. यहाँ तुम एरोबिक पाथवे की बात किए हो तो तुमने बात कर ली ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन सिंपली. तो ये वही कहानी है. ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बताओ मुझे? दिस इज कॉम्प्लेक्स 5. कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये तुम्हारा? 5. तो ये तुम कैलकुलेट कर पाओगे? ये तुम्हारा कौन सा रीजन है? ये तुम्हारा कौन सा रीजन है? अगर ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ बनाया था अभी पीछे? दिस रीजन इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, है ना? तो यहां तुम प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाए थे. अब प्रोटॉन विल ट्राई टू मूव अगेन बैक टू द मैट्रिक्स. वापस मैट्रिक्स में जाना चाह रहे हैं. कैसे जाएंगे? दरवाजा तोड़ के नहीं, थ्रू दीज चैनल्स FOF1 पार्टिकल. तो यहां से एंड जब प्रोटॉन तुम्हारा मूव करेगा फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स, तब ये भी एनर्जी रिलीज करेगा, और इसी एनर्जी को यूज करके तुम्हारा F1 पार्टिकल विल बिहेव एज ATP synthase enzyme, and then it combines ADP to inorganic phosphate and forms your ATP. So this is how ATP is synthesis during oxidative phosphorylation. बेटा किताब का ही डायग्राम है, थोड़ा सा याद रखना है तुमको बस चीज़ों को. कॉम्प्लेक्स 5 में तुम्हारी एटीपी सिंथेसिस होती है, लेकिन कहानी तुम्हारी कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट हो गई. ईटीएस की बात करें 1 2 3 4, ऑक्सीडेटिव की बात करें +5. तो पूरा कॉम्प्लेक्स 5 1 से लेके 5 तक कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में, क्योंकि बगैर प्रोटॉन ग्रेडियंट के तुम एटीपी बना ही नहीं पाओगे. प्रोटॉन ग्रेडियंट तुम्हारा कहाँ बन रहा है? कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक. ठीक है बच्चों, बेटा बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को, क्योंकि इस पे बहुत ही कंसेप्चुअल से क्वेश्चंस आए हुए हैं. तुम PYQ अगर किए हो तुम देखना, इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. जितने जितने मैंने तुम्हें बोले कि यहाँ से क्वेश्चन आया है, यहाँ से क्वेश्चन आया है. ठीक है, चलिए. तो दैट वाज ऑल द प्रोसेस. हमने किसकी बात की? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज थोड़ा पायरुवेट में. फिर हमने किसकी बात की? लिंक रिएक्शन की. पायरुवेट को हमने तोड़ा एसिटाइल कोएंजाइम में, एक कार्बन रिलीज किया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर हमने एसिटाइल कोएंजाइम को कहाँ एंटर कराया? क्रेब साइकिल में एंटर कराया. फिर तुम्हारी पूरी क्रेब साइकिल हुई, वहाँ तुमने कई सारे कितने बनाए? एक क्रेब साइकिल में 3 NADH बनाए. जब तुम पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया तुमने, तब भी तुमने एक NADH बनाया. फिर तुमने जो NADH FADH बनाए उसको कैश कहाँ पे किया? इन द फॉर्म ऑफ ATP ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. फिर तुमने उसी की एनर्जी को यूज करके तुमने ATP बनाई. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके तुमने ATP बनाई. उस प्रोसेस को हम अभी देखें, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि हम टोटल ATP हमने कितनी सिंथेसिस की ड्यूरिंग एरोबिक पाथवे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की. किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. यानी कि तुम समझ रहे हो ये कौन सा रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन है. ये कौन सा रिएक्शन है? ये लिंक रिएक्शन है. जहां पे तुम क्या किए थे? जहां पे तुम पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किए थे. तो तुम एक NADH बनाए थे एक पायरुवेट से, एक NADH वर्थ 3 ATP. तुम्हारे पास 2 पायरुवेट बने, इसको मल्टीप्लाइड कर दो 2 से, कितना आ गया तुम्हारा? 6 ATP. ठीक बात है, तुमने इस लिंक रिएक्शन से 6 ATP बना लिए. ठीक है, सिमिलरली क्रेब साइकिल से तुम कितने NADH बनाए थे? एक कीटो के ऊपर, एक कीटो के नीचे, एक बिल्कुल लास्ट स्टेप में जब तुम मैलेट से ऑक्सिलेट बना रहे थे. तो 3 NADH बनाए. 1 NADH2 वर्थ, ये देखो ध्यान यहाँ पे डाला हुआ है, ध्यान रखेंगे. 1 NADH 3 ATP देके जाता है, 1 FADH 2 ATP देके जाता है. तो तुमने 3 NADH बनाए, यानी कि दैट इज इक्वल टू 9 ATP, है ना? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो यहाँ पे. साइकिल तुम्हारी 2 बारी चलेगी, 2 पायरुवेट बने, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो यहाँ पे. यानी कितने बन गए तुम्हारे इस स्टेप में? 18 ATP. NADH तुम्हें कितना ATP देके गया? 18 ATP. ठीक है, फिर तुमने 1 FADH एक में बनाया.
1 FADH वर्थ तुम्हारा 2 ATP, 2 ATP को तुम मल्टीप्लाइड कर दो 2 से, क्योंकि तुम्हारे 2 FADH बनेंगे, ठीक बात है। तो तुमने कितना बना लिया, 4 ATP यहाँ पे, सिंपल सी बात। 1 GTP बनाया, 1 GTP हमें 1 ATP देके जाता है, 2 GTP बनेंगे 2 पायरेट से, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, यहाँ तुम्हारा कितना बन गया, 2 ATP। तो ये तुम पायरेट से पूरा लास्ट तक की बात किए हो, जब तुम्हारा वापस OAA बन गया, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है। तो अब तुम इन सब का एडिशन कर दो, कितना ATP आएगा तुम्हारा, 30 ATP, 18 + 2 20, 24 6 30 ATP। 8 तुमने कहाँ बनाए थे, ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप में बनाए थे, इफ यू रिमेंबर। 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल और 6 ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, NAD बनाए थे ना तुमने, एक बना था, 2 बार साइकिल चलेगी, 2 NADH बनेंगे, एक NADH 3 ATP, 2 NADH 6 ATP, है ना। और 2 तुम्हारी सबस्ट्रेट लेवल पे बना था 8 ATP, तो 30 + 8 तुम्हारा 38 ATP बन गए। तो हम यही तो बोलते हैं कि ड्यूरिंग एरोबिक पाथवे 38 ATP इज सिंथेसाइज्ड, ठीक बात है। तो दिस इज हाउ द बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक पाथवे। आई गेस बात अच्छे से समझ आ रही होगी। इन एवरी सिंगल स्टेप इज इंपॉर्टेंट बच्चे आपके नीट एग्जाम के लिए। और अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो तो आपसे पूछ लेते हैं ऐसे डायरेक्टली, राइट दी बैलेंस शीट ऑफ एरोबिक पाथवे, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा सारा। ये कहीं भी स्टेप मिस करोगे, ATP मिस हो गई, कहानी गड़बड़, गलत तुमने दे दिया, ATP तुम्हारी निकल के नहीं आ पाएगी कभी भी, 38 ATP, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्फीबॉलिक पाथवे। बेटा एम्फीबॉलिक का मतलब होता है विच इज बोथ, व्हाट बोथ, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अभी हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक पाथवे, जो कि बात ठीक भी है, ग्लूकोज तोड़ा हमने तो कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। लेकिन हम तुमसे ये भी कह रहे हैं कि एम्फीबॉलिक पाथवे भी है। एम्फीबॉलिक मतलब जो कि दोनों जिसमें काम हो, चीज़ें टूटे भी, चीज़ें की टूटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। तो वो तो हम देखें, अभी ग्लूकोज हमने तोड़ा है ना, लेकिन हम इसको एनाबॉलिज्म भी बोल रहे हैं। एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसाइजिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक बात। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, ये आपको जानना जरूरी है। रेस्पिरेशन इज नॉट अ कैटाबॉलिक पाथवे ओनली, इट इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। चीजें बनती भी हैं उसमें और टूटती भी हैं। टूटती तो है ही, ग्लूकोज तोड़ा हमने, पायरुवेट बनाया। एम्फीबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, इस कहानी से समझ में आएगी तुम्हें, ठीक है। देखो ध्यान से देखेंगे, देखो हमारा मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल हमेशा ही कार्ब्स होता है, हम ये बात पढ़े हैं, अभी ग्लूकोज लेके चले थे। तो तुम कार्ब्स को सिंपल शुगर में तोड़ा तुमने, पहले ग्लूकोज डाइजेशन हुआ तुम्हारा, ठीक है। ग्लूकोज को तुम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तोड़े, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में तोड़े, वही कहानी तुम्हारी ग्लाइकोलाइसिस वाली। फ्रक्टोज 1,6 वाला तुम्हारा 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंड तुम्हारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक बात है। अब तुम्हारा यहाँ पे तुमने क्या किया, पायरुविक एसिड बनाया, यहाँ तक की तुम्हारी कहानी हो गई पूरी ग्लाइकोलाइसिस की, अप टिल हियर, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा ग्लूकोज से तुमने पायरुवेट बना दिया, तुमने तोड़ दिया उसको, कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। नाउ और हम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं, किसका ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, फैट्स की बात कर लेते हैं। फैट्स जब टूटता है डाइजेशन के वक्त, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटता है। तो तुम्हारा ग्लिसरॉल कहाँ पे एंटर कर रहा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि तुम्हारा साइकिल में कहाँ एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया इसने, ठीक है। और फैटी एसिड्स कहाँ एंटर किया, तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम पे एंटर किया ऑक्सीडेटिव पाथवे में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन के प्रोटीएजेस को यूज करके प्रोटीन तोड़ते हैं, हम अमाइनो एसिड्स बना देते हैं। अमाइनो एसिड्स डीअमाइनेशन होके कहाँ पे एंटर होता है, पायरुविक एसिड। देखो किताब में तुम्हारे डायग्राम ऐसे बना हुआ है, लेकिन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो अमाइनो एसिड तुम्हारा एसिटाइल, कुछ अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड्स में आके जुड़ते हैं, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में जुड़ते हैं, और कुछ डायरेक्टली तुम्हारी क्रेब साइकिल में एंटर हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को, ये बात ध्यान से देखनी है हमें। सिर्फ तुम्हारा जो है पायरुविक एसिड में ही नहीं एंटर होते हैं अमाइनो एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में भी होते हैं, और कुछ डायरेक्टली क्रेब साइकिल में एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा कैटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। अब हो सकता है कि तुम्हारे पास ग्लूकोज की कमी हो, जब तुम्हारी ग्लूकोज की कमी होगी तो फैट्स का मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि फैटी एसिड्स की मान लो कमी हो गई बॉडी में, तो वापस इस साइकिल से क्या होगा, ये एसिटाइल कोएंजाइम वापस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
समझ रहे हो? सिमिलरली हियर ये पायरुविक एसिड वापस अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? मतलब कहानी वापस तुम्हारे अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, यानी कि एनाबॉलिज्म। सिर्फ कैटाबॉलिज्म ही नहीं चलता है, जिस चीज की कमी होगी वहीं से ही उठा के चीज तुम्हारी वापस अपने सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तीनों ही तुम्हारे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यानी कि कैटाबॉलिक पाथवे भी हुआ और एनाबॉलिक पाथवे भी हुआ, दोनों पाथवे हुए। हेंस द नेम गिवन टू द रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक पाथवे। क्या बोलते हैं हम इसको? एम्फीबॉलिक पाथवे। समझ रहे हो बात को? क्यों बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे? ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। अब तुमसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि तुम्हारा इसमें कॉमन कंपाउंड कौन सा है जो तीनों को ऐड कर रहा है, विच इज एक्चुअली शोइंग कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंड तीनों की बात हो रही है जिसमें, है ना? अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हारा कार्ब्स एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा है, ठीक है, प्रोटीन्स भी तुम्हारे एसिटाइल कोएंजाइम बना रहे हैं, और तुम्हारा फैटी एसिड्स, फैट्स भी एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर हो रहा है। समझ रहे हो बात को? देखो तुम पायरुविक एसिड देखोगे तो तुम्हारा कार्ब्स और प्रोटीन्स कॉमन है, लेकिन इसमें फैटी एसिड्स की बात नहीं की गई है। लेकिन तुम्हारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये दिस इज द कॉमन पाथवे जो कि शो कर रहा है कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तीनों के लिए, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो तुमसे पूछते हैं कि विच इज द कॉमन कंपाउंड विच शोन कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ऑफ ऑल द थ्री सबस्ट्रेट, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम। समझ रहे हो बात को? तो ये याद रखना है कि ये एम्फीबॉलिक पाथवे है बच्चों, ये सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे नहीं है, यहाँ पे चीजें बन भी रही हैं और टूट भी रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अभी क्या रह गया तुम्हारा टॉपिक? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेटा क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब है द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व बाय द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, कि तुमने कितना ऑक्सीजन डाला और तुम्हारा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया। दिस इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सबस्ट्रेट का, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की वैल्यू डिटरमिन होती है। ठीक है, तो अगर तुम, वी हैव डिफरेंट सबस्ट्रेट्स, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, है ना? इवन वी हैव रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आल्सो ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन आल्सो। तो अगर कार्ब्स की बात करें, हम जानते हैं कि कार्ब्स में तुम्हारा 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तुम लेते हो और फिर तुम 6 कार्बन को प्रोड्यूस करते हो, यानी कि तुम्हारा 6 CO2 by 6 O2। तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमेशा ही 1 आएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे ये बात, ठीक है? अब अगर तुम प्रोटीन्स और फैट्स की बात करते हो तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमेशा ही 1 से लेस आता है। तुम्हारी किताब में एक फैटी एसिड्स का एग्जांपल दिया हुआ है ट्राइपामेटिन, तो उसमें तुम जब 145 ऑक्सीजन को यूज करते हो, 145 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को यूज करके तुम्हारा 102 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। तो तुम 102 by 145 करोगे, तुम्हारा लेस देन 1 यानी कि 0.7, 0.7 रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आएगा। प्रोटीन्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमेशा ही 0.9 होता है, यानी कि तुम्हारा कार्ब्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा होगा, उससे कम तुम्हारा प्रोटीन्स और फैट्स का होगा, ये याद रखनी है। क्या रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 1 से ज्यादा हो सकता है? यस बच्चे, हो सकता है। कब होगा? व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एसिड। देयर इज वन सच एसिड जो कि मैलिक एसिड की बात करेंगे। मैलिक एसिड में जब तुम 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स डालते हो तो तुम्हारे 4 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी 4/3 मोर देन 1। ठीक बात है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन तुम्हारा इंफिनिटी भी हो सकता है, नियर इज नो लिमिट। कब? एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में। एनारोबिक में तुम ऑक्सीजन यूज ही नहीं करते, बट तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इफ यू रिमेंबर फर्मेंटेशन प्रोसेस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वहां तुम ग्लूकोज तोड़ते हो विदाउट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हो, इथाइल अल्कोहल भी बनाते हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन कोई ऑक्सीजन यूज नहीं करते, यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज इन्फिनिटी, राइट? तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि द वैल्यू ऑफ द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस पर डिपेंड करेगी? द टाइप ऑफ सबस्ट्रेट दैट यू यूज्ड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
फर्मेंटेशन। अब ये हम अभी तक हम जो बात किए थे बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम थोड़ा सा देखेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा और उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो पायरुवेट का क्या हुआ। तो पायरुवेट का क्या होगा, पायरुवेट का फर्मेंटेशन होगा। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन, ध्यान रखना है। फर्मेंटेशन अंडर एनारोबिक कंडीशन होगा, यानी कि नो ऑक्सीजन, है ना, ध्यान रखेंगे बात को। प्रोकैरियोट्स में भी होता ही है, बैक्टीरिया में भी होता है, एंड इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स में भी होता है, ध्यान रखेंगे। दो टाइप का फर्मेंटेशन है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगेन तुम्हारी किताब का डायग्राम है, पेज नंबर 157, अपडेटेड एनसीईआरटी। तो तुम ग्लूकोज को तोड़े, ग्लूकोज को तोड़ के तुमने क्या बनाया, ग्लूकोज 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड PgAl बनाया था, इफ यू रिमेंबर, ग्लाइकोलाइसिस। PgAl से तुमने PgA बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, 1 NAD प्लस बनता है ना, 1 NAD यानी कि 2 बनेगा, 2 पायरुवेट बनेंगे ना यहाँ पे। तो तुम्हारे ये 2 NADH बन गए, प्लस तुम यहाँ पे 2 ATP भी बनाते हो। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस, 2 ATP बने थे तुम्हारे, 2 तुम्हारे पहले यूज हो गए थे, फिर तुम्हारे टोटल 2 पायरुवेट बनेंगे तो 4 ATP बने, 2 तुमने यूज कर लिए, 4 में से 2 माइनस कर दो, तुम्हारे 2 ATP बन गए, यानी 2 ATP और 2 NADH बन गए तुम्हारे। ठीक बात है। दोनों साइकिल जब तुम्हारी चली, तुम्हारा यहाँ पे पूरा पायरुविक एसिड तक बन के आई बात, तो तुम्हारे 2 NADH बन गए। ये तुम्हें ये बात याद रखनी है, ठीक है। नाउ अब तुम्हारा पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आइदर इट विल गो अंडर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इट विल गो अंडर तुम्हारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ध्यान रखनी है बात बेटा, तुमने जो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाए वही एनर्जी रिच कंपाउंड तुम्हारे यूज्ड अप हो गए, पायरुविक एसिड ने यूज कर लिया उसे लैक्टिक एसिड बनाने के लिए। ध्यान रखेंगे बात, एक तो ये कि जितना तुमने बनाया था उतना यहाँ पे यूज्ड अप हो गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे नेट तुम्हारा रिजल्ट कितना हो गया बेटा, 2 ATP बन गया। 2 ATP बनाई थी हमने ग्लाइकोलाइसिस के वक्त, 2 ATP तुम्हारी बन गए। यही हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनती है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात हो रही है, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है एंजाइम कौन सा यूज होगा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। पूछा गया है तुमसे कौन सा एंजाइम यूज होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। नाउ अगर दिस इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नाउ अगर हम बात करते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, यानी कि ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट अंडरगो फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, है ना, एंड प्रोड्यूसेस इथाइल अल्कोहल। वाइन इंडस्ट्री में इसलिए वाइडली यूज होता है। यहाँ पे तुम्हारी इथाइल अल्कोहल बनेगा, C2H5OH, है ना, क्या बनेगा तुम्हारा, C2H5OH बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा गया है लैक्टिक एसिड जब बनाओगे नो कार्बन डाइऑक्साइड, जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी। जितना NAD तुमने बनाया NADH उतना ही तुमने यूज्ड अप कर लिया, कोई तुम्हारी यहाँ पे एनर्जी NADH के फॉर्म में नहीं बनेगी। वही सबस्ट्रेट लेवल की 2 ATP तुमने जो बनाई थी वही तुम्हारी 2 ATP बनेगी, दैट्स इट। हम पढ़ते ना कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में देयर इज ओनली 2 ATP फॉर्म्ड, तो रीजन इज तुमने जितना एनर्जी बनाया NADH के फॉर्म में उतना यूज्ड अप कर लिया। लैक्टिक एसिड में नो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तुम्हारी, है ना। यहाँ पे तुम एक बेटा एक एंजाइम भी यूज करोगे, तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, देखो उसके ना सबस्ट्रेट के नाम पे ही है, लैक्टिक एसिड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। अल्कोहलिक अल्कोहल बना रहे हो, सो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस या अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे किताब में ऐसे भी दिया हुआ है पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, तो वो भी याद रखना, एंजाइम को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक फर्मेंटेशन और रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन इन ईस्ट। यहाँ पे ना तुम्हारा एक PYQ आया बच्चे कि हम कितना तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो कितना % तक टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, और उसके ऊपर बनेगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म विल नॉट सर्वाइव। तो क्या लिखा हुआ है, ईस्ट पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ, यानी ईस्ट विल नॉट सर्वाइव व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेज अबाउट 13%। तो इसकी ज़्यादा नहीं बनेगी, अंडर 13% ही बनेगी, क्योंकि फिर ईस्ट ही खत्म हो जाएगा, पॉइजन देमसेल्व्स टू डेथ, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन अ टॉक्सिक गैस। तो बेटा इस पे PYQ आया है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। PYQ तुमसे पूछा गया है इस पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या रह गया अभी, आई गेस दिस इज ऑल। तो बच्चे मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, कोशिश की है कि कम टाइम लूँ, तुम्हारा जितना भी किताब में बात दी गई है आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल टू यू, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तुम देखना
तो PYQs करोगे तो हर साल यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है।